जय हिंद। मैं चंदन और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तूफान स्टडी में पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के जो हमारी दुनिया है उसका चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं और हम लोग लिखेंगे भी साथ साथ और उसको समझते भी चलेंगे। आपके चैप्टर में मैं बता देना चाहूँगा कि उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। आपके चैप्टर में सबसे पहले सौर मंडल के बारे में पढ़ना है। सौर मंडल के बारे में पढ़ना है, सौर मंडल क्या है इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको ग्रह के बारे में पढ़ना है, तारे के बारे में पढ़ना है। सौर मंडल, ग्रह और तारा, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है और इनके बारे में आपके चैप्टर में पढ़ना है। तो एक एक करके उसके आपके जो चैप्टर के अंदर जो मुख्य बातें हैं उनको हम लोग पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी मैं करा दूंगा। कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में आपको पूरे उस चैप्टर का पूरा जो है ओवरऑल और सारांश जो भी इंपॉर्टेंट उसमें तथ्य हैं उसको करा दूं और उसके बाद दूसरे वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर को करा दूंगा। अगर आप हमारे बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको कोई परेशानी है तो भी हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका भी निदान निकाला जाए, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले सौर मंडल के बारे में हमें जानना है कि सौर मंडल होता क्या है या सौर मंडल कहते किसे हैं। तो सूर्य के साथ, ठीक है, सूर्य जैसे तारे, जब भी हम आसमान पे यानी छत पे गर्मी के दिनों में जब हम लोग छत पे सोते हैं या हम लोग रात में जब आकाश में देखते हैं तो हमें बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, यानी बहुत सारे आकाश में बहुत सारे चमकीले जो पिंड दिखाई देते हैं बहुत सारे। उन्हीं के सभी को समूह को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, सौर मंडल। जैसे कि आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा तो आपको मैं एग्जांपल दूं। जैसे आप घर में सब्जी अलग बनता होगा, चावल भी अलग बनता होगा, ठीक है, चटनी भी अलग बनता होगा, दूध या दही भी सब अलग होता है। इन सभी को जब हम मिलाकर एक थाली में सजा देते हैं तो उसको हम लोग भोजन कहते हैं, यानी हम लोग उसको खाना कहते हैं कि ये हमारे खाना है, ठीक है, ये हमारी भोजन है, ठीक है। उसी तरह ठीक आकाश में भी कुछ ऐसे ही तत्व हैं जिनको सभी को मिलाकर हम सौर मंडल का निर्माण करते हैं। जैसे आपके ग्रह हो गए, तारे हो गए, उपग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, इन सभी को मिलाकर हम एक जो है सौर मंडल की कल्पना करते हैं, यानी इन सभी के सम्मिलित रूप को सौर मंडल की जो है सौर मंडल कहते हैं। और इसके बारे में हम लोग परिभाषा, ये तो हो गया आपको समझने के लिए। इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए इसका परिभाषा क्या है। सौर मंडल ग्रहों, तारों, ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों एवं अन्य खगोलीय पिंडों के सम्मिलित रूप को हम सौर मंडल कहते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा हो गया, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट गए हैं साइड में थोड़ा, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम एक एक करके इसके बारे में समझा देते हैं। तो आई होप कि ये सौर मंडल आप समझ गए होंगे, ठीक है। जब आप सौर मंडल समझ गए होंगे तो अब आता है सबसे पहले क्या है, तारा। तारा क्या है, तारा के बारे में आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि आखिर में तारा किसे कहते हैं। तो तारा देखिए, हम सूर्य को देखते हैं, क्या ऐसा हम लोग को चमकता हुआ प्रतीत होता है। हम लोग अगर सूर्य दिन में अगर खूब तेज़ धूप निकली है तो हम लोग सूर्य की ओर ताकते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम अंधे हो जाएंगे और हमारी आंखों पे बहुत ज़्यादा सा माने यदि तकलीफ पहुंचता है देखने में उसको, ठीक है, या जोर लगता है, जो भी कह लीजिए आप, तो उस तरह का होता है। तो तारों के पास क्या होता है, अपनी ऊर्जा, खुद की ऊर्जा होती है, वो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, ठीक है। जैसे ठीक आपके पिताजी, वो आपको कमाते हैं, आपके लिए पैसा लाते हैं, वो खुद पे नहीं, उनको कपड़ा खरीदना होगा तो वो किसी से पैसा मांगने नहीं जाते हैं, क्योंकि वो कमाए हो जाते हैं तो उनके पास पैसा होता है। तो वो क्या करते हैं, अपने पैसे से वो अपने लिए भी कपड़ा खरीदते हैं, आपके लिए भी खरीदते हैं। ठीक आप जैसे आप अभी हैं, आप एक उपग्रह के समान है, ठीक है। आप क्या हैं, एक ग्रह के समान है, क्योंकि आप अपने पिताजी पे आश्रित हैं। आपको कपड़ा खरीदना है तो किससे कहिएगा, पिताजी को यानी पापा जी को कहिएगा, और जो भी आपको कोई भी सामान घटता है तो पापा को या मम्मी को बोलिएगा। तो जैसे आपके पिताजी हो गए, वो तारा का काम करेंगे, क्योंकि वो खुद एक निर्भर है, अपने आप पे निर्भर है, उनको किसी पे निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी देखिए, अब इसको तो समझ गए कि तारा क्या होता है। तारा जो है बहुत बड़ा आकाशीय पिंड होता है जिसके पास अपनी ऊर्जा होती है, अपनी ऊष्मा होती है और अपना प्रकाश होता है, ठीक है। वो पूर्ण रूप से एक पूर्ण खगोलीय पिंड होता है, ठीक है। उसमें किसी बाहरी तथ्य की
जो है नहीं होती है, ज़रूरत नहीं होती है। तो ठीक उसी तरह जिस तरह आपके पिताजी को किसी बाहरी तथ्य यानी कि उनको जो कपड़ा खरीदना है तो आपसे पैसा मांगने नहीं आएंगे, उनके पास ऑलरेडी पैसा रहता है, वो अपने आप से खरीद सकते हैं या कोई भी सामान लाना। तो देखिए अब इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। तारा वैसे खगोलीय पिंड जिसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है तारा कहलाता है, ठीक है। जिसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है क्या कहलाता है, तारा कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे सूर्य, सूर्य क्या है, एक तारा है। यहाँ से याद रखिएगा, आपके किताब में भी क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य क्या है, तो एक तारा है, ठीक है। और तारा के बारे में तो आप बता दिए कि जिसके पास अपनी प्रकाश हो, ठीक है, और अपना ऊष्मा हो, वो क्या कहलाता है, तारा कहलाता है। आई होप कि समझ गए होंगे। अब आते हैं ग्रह। ग्रह के बारे में भी आपको समझा दिया है कि ठीक आपके तरह ही क्या होते हैं, ग्रह होते हैं, वो भी किसी पर आश्रित होते हैं ऊष्मा और प्रकाश के लिए। किसके लिए, ऊष्मा और प्रकाश के लिए, ठीक है। तो देखिए ग्रह किसे कहते हैं, वैसे खगोलीय पिंड जिनके पास ना तो अपनी ऊष्मा हो और ना ही अपनी प्रकाश, ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। जिनके पास ना तो अपनी ऊष्मा होती है ना उनके पास अपना प्रकाश होता है, ग्रह कहलाते हैं। ये सूर्य या अपने पास के तारे से प्रकाश और ऊष्मा लेते हैं। ये किसी पर ना किसी पर, जब इनके पास जो है ऊष्मा नहीं है और प्रकाश नहीं है तो प्रकाशित होने के लिए किससे, अपने पास के जो तारा होता है उस पर निर्भर करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने पिताजी पर या आपके बड़े भैया हैं तो उन पे निर्भर करते हैं, ठीक उसी तरह ये भी क्या करते हैं, ये निर्भर रहते हैं कि अपने पास के तारे। जैसे हमारी पृथ्वी है, किस पे निर्भर है, सूर्य पर निर्भर है। सूर्य, पृथ्वी क्या है, एक पुत्र के समान है, और सूर्य क्या है, एक पिता के समान है। यानी इसको प्रकाश ही होना है तो ये सूर्य का, जैसे ठंडी के दिनों में देखते हैं जब बहुत सारा बादल घेर लेता है तो क्या होता है, हमें सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये जो सूर्य, ये पृथ्वी क्या करता था, सूर्य से प्रकाश लेता था और उस प्रकाश को बादलों ने रोक दिया है, तो यहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँचा। और यहाँ पे जब प्रकाश नहीं पहुँचेगा तो यहाँ पे ऊष्मा भी नहीं होगी, और ऊष्मा नहीं होगी तो ऑटोमेटिक हम लोग को ठंडी लगता है, ठीक है। ये जो है आपको उसी तरह, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ग्रह किसे कहते हैं, तारा किसे कहते हैं, सौरमंडल किसे कहते हैं, ठीक है। इतना बात आप लोग समझ गए। अब ये भी जान लीजिए ग्रहों की संख्या 8 है। ग्रह कितने हैं, 8 हैं। ग्रह कितने हैं, 8 हैं, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं उपग्रह और क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। देखते हैं उपग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। उपग्रह क्या होते हैं, वैसे खगोलीय पिंड जिनके पास ना ही तो अपना प्रकाश हो और ना ही अपनी ऊष्मा, और ये अपने नज़दीकी ग्रह के परिक्रमा करते हैं। ग्रह किसे कहते हैं, तो ग्रह तो आपको बताएंगे ये दिए हैं कि जिसके पास ना अपना प्रकाश हो ना अपनी ऊष्मा हो, और ये प्रकाश के लिए अपने नज़दीकी तारे पर निर्भर रहते हैं, और ये परिक्रमा अपने नज़दीकी तारे का करते हैं। ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं, अपने नज़दीकी तारे का, जबकि उपग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं, या अपने नज़दीकी ग्रह की परिक्रमा करते हैं, किसकी, ग्रह की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो ये इतना ही लिख लीजिएगा, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम समझा देते हैं, ठीक है। आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उसके बाद आता है क्षुद्र ग्रह, वैसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के टूटे हुए भाग होते हैं। ये कैसे, ये कौन होता है, क्षुद्र ग्रह क्या होता है, ग्रह के जैसे गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब गुरुत्वाकर्षण आपको साइंस में पढ़ना है तो वहाँ पे साइंस जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये इतना ही जानिए कि याद रखिए खाली गुरुत्वाकर्षण, ये गुरुत्वाकर्षण एक खिंचाव बल है जिसके कारण पृथ्वी वायुमंडल के बीच लटकी हुई है, या सभी जो खगोलीय पिंड है एक दूसरे से कनेक्टिव है, यानी एक दूसरे में लड़ते नहीं हैं, या एक दूसरे से जो समान दूरी बना के रखे हुए हैं इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता है, तो अगर किसी ग्रह ने या किसी जो तारा है उसके द्वारा अगर किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगा दिया जाता है तो उसका कुछ टुकड़ा टूट के ऊपर आ जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, जैसे आप लोग देखिएगा, आप बाल्टी में पानी रख दीजिएगा, ठीक है, बाल्टी में पानी, और उसमें एक पाइप डालिएगा, जो पाइप आता है ना पानी पीने वाला, उस या नारियल पानी पीने वाला पाइप। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें पाइप को डाल के नारियल में डाल के ऊपर पानी खींचते हैं तो उसमें से पानी आता है ना, ऊपर आता है और हम लोग पी लेते हैं। ठीक उसी तरह जब गुरुत्वाकर्षण बल किसी ग्रह पे लगता है और उसको खींचता है ऊपर की ओर, तो उसका कुछ भाग टूट कर क्या होता है, आकाश में घूमने लगता है, यानी बहुत छोटा भाग टूटकर और घूमने लगता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। ये जो है ये मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच पाया जाता है, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है, यानी मंगल और ग्रह और बृहस्पति ग्रह जो है उनके दोनों के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना है। उसके बाद आता है सौर प्रज्वला।
सौर प्रज्वला क्या है, तो इसको भी देख लीजिए। सूर्य के स्वतः से उठी हुई आग के लपटों को सौर प्रज्वला कहते हैं। यानी जो सूर्य जब आग का, सूर्य क्या है, आग का गोला है, धधकता हुआ आग का गोला है, उसके जो बाहरी आवरण पर जो उठे हुए आग की लपेट होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सौर प्रज्वला कहते हैं। जो कि अगर आप देखिएगा ध्यान से सूर्य को तो वहाँ से बुझाएगा, ऐसे आपको प्रतीत होगा कि वहाँ से आग धधक रहा है, ठीक है। तो उसी तरह धधक रहा है, समझ रहे होंगे, यानी विस्फोट कर रहा है, ठीक है। तो उसी को हम लोग सौर प्रज्वला कहते हैं। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। ये था आपको परिभाषा मेन जी, माने जो आपका जो पूरा चैप्टर है इसी पे आधारित है, ठीक है। अब इसी के प्रकार के बारे में, इसमें कौन कौन से ग्रह, कितने ग्रह हैं, कौन कौन से हैं, इन्हीं सभी को देखना है, ठीक है। तो चलिए अब उनको भी देख लेते हैं। उसके बाद हम सूर्य को देखते हैं कि सूर्य क्या है। सूर्य के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट जो आपके किताब में दिया है उसको भी जान लेते हैं, ठीक है। तो सूर्य का कोई आपसे पूछेगा सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। देखिए कैसे बताइएगा, उसको कैसे परिभाषा दीजिएगा, तो यह लिखिएगा, यह हमारा सबसे करीबी तारा है। सबसे करीबी तारा है, सूर्य हमारा सबसे करीबी तारा है। इसे सौर परिवार का मुखिया भी कहते हैं। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि सौर परिवार का मुखिया किसे कहते हैं, तो सूर्य को कहते हैं। आपकी किताब में भी ये क्वेश्चन दिया है, तो यहीं से आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का जो बनता था वो आपको यहाँ से हो जाएगा। सूर्य क्या है, तो सूर्य हमारा सबसे करीबी तारा है, इसे सौर परिवार का मुखिया भी कहते हैं, ठीक है। ये तो आपके बारे में सूर्य के बारे में हो गया। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रह कौन कौन से अभी तक नहीं बताए, तो सब्र करो अब बता देते हैं। तो 8 ग्रह कौन कौन से हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। 8 ग्रह आपके कौन कौन से हो गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। आपके 8 ग्रह हो गए। अब आपके किताब में एक क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है कि सूर्य के दूरी से के अनुसार आप ग्रहों के नाम बताएं, तो ठीक है। तो उसी क्रम में हम आपको याद भी करा दिए हैं कि देख लीजिए, ये लिख दिए हैं नीचे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे सूर्य हो गया, तो सूर्य का सबसे करीबी बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। सूर्य के दूरी के हिसाब से देख लीजिए, सबसे दूर कौन है, वरुण है। उससे थोड़ा सा नज़दीक कौन है, अरुण है। उससे थोड़ा सा नज़दीक शनि है। उसके से थोड़ा सा नज़दीक बृहस्पति है। बृहस्पति से भी थोड़ा नज़दीक मंगल है। मंगल से भी थोड़ा नज़दीक पृथ्वी है। पृथ्वी से भी थोड़ा नज़दीक शुक्र है। और सबसे नज़दीक कौन है, बुध है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा है आपकी किताब में, देखिएगा अगर क्वेश्चन आंसर आप करेंगे तो वहाँ पर आपसे पूछा होगा कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बुध हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन अगर पूछे कि सूर्य का सबसे दूर, यानी सूर्य से सबसे दूरी पर कौन है, तो वरुण है, ठीक है। इतना हो जाएगा आपको, शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको इसी क्रम में आप अपने कॉपी में ठीक इसी तरह बना के और आप वहाँ पे लिख लीजिए, ताकि आपको याद रहे, बार बार आपको याद करने की जरूरत ना पड़े और भोर ना पड़े, ठीक है। तो उसी तरह लिख लीजिए। तो पृथ्वी हमारा सूर्य के दूरी क्रम के अनुसार पृथ्वी हमारा कितने नंबर पे, 3 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। आई होप कि इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए और कुछ बातें हैं जो आपके किताब में दी हुई हैं उनको भी, यानी आपके चैप्टर में जो भी बातें हैं उनको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसमें और कुछ तुलनात्मक तथ्य हैं जिनको हम लोग जान लेते हैं, ताकि हमारे जो भी क्वेश्चन है वो छूटे नहीं, या इस क्वेश्चन को पूछे तो हमें छूटे नहीं। तो यहाँ पे देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने देर में पहुँचता है। यानी जो सूर्य है, अगर पृथ्वी सूर्य से प्रकाश लेती है, यानी जब पृथ्वी एक ग्रह है, आप लोगों को बता ही दिए हैं कि ये अपने नज़दीक के तारे यानी सूर्य पर निर्भर करती है। तो ये जो इसका प्रकाश है कितने देरों में हम तक पहुँच जाता है, तो ये लगभग 8 मिनट लेता है, ठीक है। 8 मिनट का समय लेता है, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, अब ये भी तो है कि सूर्य से पृथ्वी का दूरी कितना है, आपके मन में ये भी जानने को आता होगा। तो लगभग 15 लाख किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 15 लाख किलोमीटर। कितना है, लगभग 15 लाख किलोमीटर, ठीक है। ये भी लिख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद है, तारे अधिक दूरी पर होने के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। आपके किताब में फर्स्ट क्वेश्चन है, जब आप किताब पढ़िएगा तो मेरा राय होगा कि आप एक बार अपने से किताब जरूर पढ़ें, ठीक है, ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। तो तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं, आपकी किताब में जो कहानी दी हुई है, एक लड़के ने अपने पिताजी से पूछा कि तारे हमें क्यों टिमटिमाते हुए दिख रहे हैं। तो इसका
जो आंसर होगा आपको ये भी याद रखना होगा। आप अब किसी से मत पूछिएगा, क्योंकि अब आप पढ़ रहे हैं तो आप जान लीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो अधिक दूरी होने के कारण सूर्य कभी आपको टिमटिमाता हुआ प्रतीत हुआ है? नहीं होता है, क्योंकि वो आपके नज़दीक है। ठीक है, और नज़दीक का मतलब खगोल शास्त्र में, यानी जो हमारी दुनिया आप पढ़ रहे हैं जिसमें आप खगोल पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है कुछ भी थोड़ा का मतलब 10,000, 15 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का मतलब थोड़ा, अगर थोड़ा कहा जाए तो आप समझ लीजिएगा 10 लाख 15 लाख की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे 15 लाख किलोमीटर यानी थोड़े से दूर नज़दीक है, इसलिए हमें क्या है ये टिमटिमाता हुआ नहीं प्रतीत होता है। और बहुत सारे तारे हैं जो हमसे बहुत, सूर्य के बाद जो हमारा तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, उसका प्रकाश हम लोग के पास आने में लगभग 4 साल लग जाते हैं। कितना दिन लग जाता है? 4 साल उसका प्रकाश। और ये कितना नज़दीक है कि इसका प्रकाश 8 मिनट में आ जाता है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितना दूर होगा। 8 मिनट और 4 साल, आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा का अंतर है। ठीक है, उसके बाद आता है उल्का पिंड। आपके चैप्टर में उल्का पिंड के बारे में भी दिया है, तो उल्का पिंड के बारे में पढ़ लीजिए। इसको पहले पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद उल्का पिंड को आपको एक अलग से समझा देते हैं कि उल्का पिंड होता क्या है। आपको उसका पूरा जो है बेसिक उसको समझा देंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप ले लिए होंगे। उसके बाद आता है उल्का पिंड। मंगल ग्रह द्वारा खींचे गए क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह तो आपको बताए हैं कि ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो जो बीच में पाए जाते हैं, तो जब बीच में ये पाए जाते हैं तो आपको इसको समझा देते हैं, खाली आप लिख लीजिए। ठीक है, कि मंगल ग्रह द्वारा खींचे गए क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी की ओर आ जाते हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। ये वायुमंडल के कारण ऊपर ही जल जाते हैं। वायुमंडल के कारण क्या होते हैं? ऊपर ही जल जाते हैं। और जब जलते होंगे ना, तो रात के समय आपने कभी गौर किया होगा, देखा होगा कि ऐसा लगता है कोई बत्ती लाइट जलाकर इधर से इधर गया और बुझ गया, थोड़ा देर गया और बुझ गया। आकाश में नहीं देखे होंगे कि सोए आता है, लग रहा है जैसे लाइट जल रहा है, आके थोड़ा देर बाद जाके बुझ जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। तो वहीं उल्का पिंड होता है। ठीक है, वो ऊपर से आ रहा होता है, तो वायुमंडल में इतना ना घर्षण होता है। जब आपको तो इस तरह घर्षण का पता नहीं चलेगा, जब आप साइकिल तेज चलाते होंगे तो आपके देह में बहुत सारे हवा, ऐसे लग रहा होगा कि जैसे हवा कोई बल लगा रहा है, हमको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो उसी तरह जब उल्का पिंड ऊपर से गिरता है तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है। ठीक है, तो जिसके कारण से वायुमंडलीय दाब के कारण उसमें आग पकड़ लेता है, घर्षण के कारण आग पकड़ लेता है और ऊपर ही जलकर वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उल्का पिंड आप समझ गए होंगे। उसके बाद आता है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? आपसे कोई पूछेगा कि चंद्रमा क्या है, तो आप कहिएगा चंद्रमा मामा है। ठीक है, चंद्रमा मामा है। तो ये नहीं कहना है आपको, ये नहीं कहना है कि चंद्रमा मामा है। चंद्रमा क्या है, तो इसको आप कैसे जवाब देंगे कि यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उपग्रह का परिभाषा आप लोग को बता दिए हैं कि उपग्रह क्या होता है। आई होप कि ये समझ रहे होंगे बात आप। ठीक है, कि चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा 27.5 दिन, 27.1/2 का मतलब होता है 27 दिन, 27.5 दिन। ठीक है, 27 दिन और आधा दिन, यानी 27.5 दिन में करता है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा, जैसे ये मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो यहाँ से शुरू किया, यहाँ से जाकर यहाँ तक आने में इसको फिर 27.5 दिन लग जाता है। कितने दिन? 27.5 दिन। इसीलिए आप गौर किए होंगे कि जब चंद्रमा क्या होता है, कभी धीरे 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 बहुत बड़ा हो जाता है। आप 14वां दिन में क्या होता है? बहुत बड़ा हो जाता है, यानी पूरा दिखाई देने लगता है। और उसके बाद धीरे 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 छोटे होते होते साफा गायब हो जाता है। तो देखिए, जब पूरा दिखाई देता है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। पूरा दिखाई दिया उसे पूर्णिमा, और जब गायब हो जाता है यानी साफा नहीं तो अमावस्या। पूरा दिखाई दिया तो पूर्णिमा, और गायब हो गया तो अमावस्या। तो उसी को तो आप फिल्म वोल्म देखते होइएगा तो उसमें अमावस्या के रात, पूर्णिमा के रात अधिकांश भूत निकलने की बात जो है फिल्म हॉरर मूवी में देखिएगा, तो जो भूत निकलने का बात होता है तो उसमें अमावस्या का रात, तो पूर्णिमा की रात, ये सभी बातों को जिक्र किया जाता है। ठीक है, कि अमावस्या का रात है तो आज नागिन को बस में किया जाएगा, पूर्णिमा की रात है तो आज नागिन को बस में किया जाएगा। इस तरह का आप लोग सीरियल वरियल मम्मी उम्मी देखती होगी तो देखते होंगे कि इसमें ये सब पूर्णिमा और अमावस्या का अथी है। तो आप पूर्णिमा और अमावस्या तो समझ गए होंगे कि जब चांद पूरा दिखाई देता है उस रात को हम पूर्णिमा कहते हैं, और जब चांद साफा गायब हो जाता है तो उस रात को अमावस्या यानी अंधेरा हो जाता है। जब एक बात और आपको यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा, हालांकि आपके किताब में नहीं दिया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष क्या होता है? जब
सूर्य चंद्रमा जब रोशनी प्रदान करते हैं यानी थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, यानी जब वो बढ़ रहा होता है यानी छोटा है, ठीक है। जैसे चंद्रमा है बहुत छोटा दिखाई दिया, ठीक है। और जब ये बढ़ रहा होता है यानी देखिए यहाँ से बहुत छोटा है, यहाँ से बढ़ रहा होता है, ये बढ़ के जब पूरा बड़ा हो जाता है, ठीक है। इस तरह धीरे 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 बढ़ रहा है। ये क्या है? कृष्ण पक्ष नहीं, शुक्ल पक्ष है, ठीक है। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष इसको कहते हैं। और जब यहाँ से घटने लगे घटने लगे घटने लगे घटने लगे घटने, तो ये क्या होता है? कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष। तो गांव में सुने होइएगा कि शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। गांव के लोग जो बुजुर्ग लोग होते हैं या पंडित जी आते हैं तो ये बात आपको कहे हुए सुने होंगेगा। तो उसी को क्या कहते हैं? जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है यानी छोटे से बढ़ रहा होता है, ऊपर जा रहा होता है, यानी पूर्णिमा तक जा रहा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। अब पूर्णिमा के बाद जब चंद्रमा छोटा होने लगता है तो उसको क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं, यानी अंधेरिया, अनहरिया। गाँव में आप सुने होइएगा कि अनहरिया है अजोरिया हो। गाँव के लोग क्या कहता है कि ये अनहरिया है अजोरिया। तो अनहरिया को कृष्ण पक्ष कहते हैं, अजोरिया को शुक्ल पक्ष कहते हैं। अजोरिया क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष। अनहरिया क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष, ठीक है। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे, चंद्रमा समझ गए होंगे, उल्का। अब आपको उल्का पिंड बहुत अच्छे तरह से आपको ड्राइंग करके उसको समझा देते हैं, ठीक है। अब देखिए उल्का पिंड को आप लोग को और अच्छा से बताते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे सूर्य हो गया, ये ग्रह हो गया सूर्य के दूरी के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। यानी ये जो छोटे छोटे बूंदा आप देख रहे हैं, ये बूंदा इस तरह नहीं, ये मत समझिएगा कि गलती से दिया है, गलती से नहीं दिया है, जानबूझ के दिया गया है। क्या है? ये सभी छोटे 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 ये क्षुद्र ग्रह हैं। ये छोटे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे छोटे दिख रहे हैं। आपको पहले ही बोले हैं कि खगोल शास्त्र में कोई चीज़ छोटा नहीं होता है। छोटा का मतलब बहुत बड़ा, यानी आपके सोच से भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये इतना ये छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? मंगल गुरुत्वाकर्षण बल आपको थोड़ा सा बताए हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, ठीक है। यानी अपने ओर खिंचाव, एक ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं एक दूसरे को जिस बल के कारण अपने ओर खींच रही हैं उसी को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ये मंगल ग्रह के पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। सभी ग्रह के पास या खगोलीय पिंड के पास अपना अपना गुरुत्वाकर्षण होता है, जिसके कारण वो अपने कक्षाओं पे घूमती रहती हैं, ठीक है। तो उसी तरह मंगल के पास भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो ये क्या करता है? इसमें से मान लीजिए इसको, ठीक है, ये जो एक पिंड हो गया यानी क्षुद्र ग्रह हो गया, इसको क्या करता है? खींचता है, ठीक है। अब मंगल ग्रह मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है और इसको ही खींचा, इसको ही खींचा। और जब ये खींचा तो ये सब आप जानते होंगे कि सभी ग्रह गति करते हैं, गति करते हैं यानी सूर्य का परिक्रमा करते हैं। जब ये सूर्य का परिक्रमा कर रहा है तो यहाँ से जब यहाँ था तो इसको खींच दिया, यहाँ से आने में इसको थोड़ा समय लग जाता है। जैसे अब 2 साल 1 साल 10 दिन 15 दिन या 2 घंटा 3 घंटा समय लगता है। उतना देर ये यहीं पे बैठ कर इसका इंतजार नहीं ना करेगा कि आओ हम पे गिरो, तुमको हम खींच दिए हैं। ये खींच के और यहाँ से चल देता है, ये चल जाता है यहाँ पे। अब यहाँ ही खाली हो जाता है, इसको खींचा था ऐसा ही, अभी ऐसा ही आता है। यहाँ पे पड़ती है पृथ्वी, यहाँ पे है पृथ्वी। मान लीजिए गति के कारण पृथ्वी यहाँ के इसके सामने आ गई है, ठीक है। गति के कारण क्या है? जब सूर्य का परिक्रमा कर रही है यानी ऐसे ऐसे कोई भी जैसे बुझ जाएगा तो ऐसे ऐसे घूम के ऐसे 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 यहाँ आएगा। उसी तरह शुक्र भी जाएगा ऐसे ऐसे घूम के यहाँ आएगा। उसी तरह पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाएगी, ठीक है। और उसी तरह मंगल भी चक्कर लगाएगा। तो जब इसको ये खींच रहा था तो ये यहाँ पे था, ठीक है। और जब इसको खींच दिया और खींच के ये तो गति कर रहा था, और गति करते करते यहाँ पे चला गया तो यहाँ का जगह ये खाली हो गया। अब जब यहाँ का जगह खाली हो गया तो यहाँ पे आएगा तो इससे किससे टकराएगा? नहीं टकराएगा और यहाँ से बढ़ते चला आएगा और बढ़ते आएगा तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाएगा। तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। जब पृथ्वी पर प्रवेश करेगा ना, यहाँ पे पृथ्वी है मान लीजिए, और यहाँ पे जब प्रवेश करता है तो इसके ऊपर क्या है? वायुमंडल का एक परत बनाया हुआ है। वायुमंडल का ये पृथ्वी है और इसके पृथ्वी हो गई, इसके ऊपर क्या है? वायुमंडल का परत है, वायुमंडल है, वायुमंडल है, ठीक है। जब ये अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसको समझाने के लिए ऊपर ले गए हैं तो यहाँ से देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा से समझ में नहीं आएगा तो यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लिए हैं, पृथ्वी को थोड़ा सा जूम कर दिए हैं, आपके भाषा में जूम कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ पृथ्वी आ गई, ठीक है, जब ये क्षुद्र ग्रह जो आ रहा था
तो मान लीजिए यहाँ पे आ रहा था, ये वायुमंडल है, तो ये वायुमंडल क्या करेगा, इसको यहीं से बाहर फेंक देगा। छोटा सा रहेगा, ठीक है, अगर उसमें ज़्यादा गति नहीं रहेगा तो इसको यहीं से क्या करेगा, बाहर फेंक देगा। कहेगा कि भाई एंट्री अलाउ नहीं है, टाइम खत्म हो चुका है, तुम उधर जाओ, तो इधर आ जाएगा। अगर कभी कभी वायुमंडल क्या होता है कि इसकी गति इतनी ना तेज होती है कि वायुमंडल इसको रोक ही नहीं पाता है, और जब ये नहीं रोक पाता है और पृथ्वी भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही होती है, ये भी बुला रही होती है कि इधर आओ, ये भी क्या कर रही है, बुला रही है कि इधर आओ इधर आओ। ये अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण, मंगल तो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण कह दिया इधर आओ, यही बात होता है। जानते हैं कहाँ बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये क्या करती है, ये बुलाती है इसको आओ, लेकिन ये चल जाता है। और जब ये जाता है ना तो इस वायुमंडल में इतना ना दाब होता है, इतना ना दाब होता है कि इसमें हवाई इतनी ना भरी होती है कि इसके घर्षण के कारण इसमें क्या होता है, आग लग जाता है। जैसे लकड़ी को आप खूब कस के रगड़िएगा, यानी प्राचीन ज़माने में आप पढ़े होंगे कि प्राचीन ज़माने में जो मानव होते थे क्या, लकड़ी को आपस में रगड़ के आग लगाते थे। ठीक उसी तरह जब ई रगड़ाता है ना, ये उल्का जो आ रहा है शुद्ध गिरा हुआ, ई रगड़ाता है ना, तो इसमें आग लग जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। और जब इसमें आग लग जाएगी तो यह जलता हुआ प्रतीत होता है, क्या होता है, जलने लगता है। तो हमारे गांव में कहावत होता है कि टूटा हुआ तारा है देख लो, और उससे मन्नत मांगोगे तो पूरा हो जाएगा। तो ये कुछ नहीं होता है, क्या होता है, उल्का पिंड होता है जो वायुमंडल के घर्षण के कारण इसमें आग लग जाती है। इसी को लोग क्या कहते हैं, टूटा हुआ तारा। और उससे क्या करते हैं, मन्नत मांगते हैं। वो ससुरा अपने जल रहा है तो वो आपको क्या मन्नत देगा, वो तो अपने जल रहा है। मान लीजिए कोई दुखी है और दुख में अपने दुख से रो रहा है, और उससे जाइए कहिए आप हमको वरदान दीजिए कि हमेशा हम खुशी रहें, तो क्या ऐसा हो सकता है, संभव है नहीं ना है। ठीक उसी तरह तो वो आप लोग मत पड़िएगा इस चक्कर में कि टूटता हुआ तारा है, उससे आँख मूंद के वरदान मांग लेंगे तो जो भी हम मांगेंगे, इच्छा मांगेंगे, जो भी मांगेंगे हमारी पूरी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं, बेकार की बातें हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप उल्का पिंड समझ गए होंगे। उल्का पिंड समझ गए हैं तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप यहाँ तक देखते आ गए हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम एक एक चैप्टर को आपको इसी तरह और बेसिक से लेकर उसका जो निचोड़ है उस चैप्टर का, उसको आपको पढ़ा देंगे। और जब भी आप किताब पढ़िएगा तो आपको साफ साफ झलक जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। उस समय आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद एक ठो और तारे के बारे में पढ़ना है आपको, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या है उसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। देखिए इसका होगा ध्रुव तारा। ध्रुव तारा यह उत्तर दिशा में दिखाई पड़ता है। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई पड़ता है, तो हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, इतना ही बात आपको याद रखना है। प्राचीन काल में रात्रि के समय, प्राचीन काल में जब रात हो जाता था तो लोग कहीं जाते थे, यानी जंगलों में या कहीं शिकार करने गए हैं या कहीं व्यापार करने या किसी काम से गए हैं, जब दिशा सूचक यंत्र नहीं होते थे तो लोग क्या करते थे, ध्रुव तारा को देखकर ही दिशा का ज्ञान करते थे कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, पूरब में जा रहे हैं, पश्चिम में जा रहे हैं, उत्तर में जा रहे हैं या दक्षिण में जा रहे हैं। जैसे आपको कोई एक दिशा बता दिया जाए तो आप उस दिशा, आप क्या करेंगे, चारों दिशाओं का पता लगा सकते हैं। जैसे आपको हम बता दें कि अभी हम पूरब पाए खड़े हैं, तो हम जब अगर पूरब पाए खड़े हैं तो हमारा दायां हाथ, ठीक है, हमारा दायां हाथ दक्षिण की ओर जाएगा और बायां हाथ उत्तर की ओर जाएगा। ठीक है, और हमारा दायां हाथ दक्षिण की ओर और बायां हाथ उत्तर की ओर जाएगा, और हमारा पीठ जो हो जाएगा वो पश्चिम की ओर हो जाएगा। ठीक है, हमारा पीठ क्या हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा। तो इसी तरह जब हमें उत्तर दिशा पता हो जाता है तो हम और भी दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। जैसे हमारा बायां हाथ उत्तर की तरफ है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा दायां हाथ दक्षिण की तरफ है, और हमारा फेस जो है यानी हमारे मुंह क्या है, हमारा मुंह पूरब की तरफ है, और हमारा पीठ क्या है, पश्चिम की तरफ है। तो उसी तरह दिशा का ज्ञान भी लोग ध्रुव तारा से करते थे। ये आसमान में हमेशा दक्षिण दिशा में ही दिखाई देता है। शाम के समय आप देखिएगा तो वहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको गांव का लोग कहता है या गांव में एक कहता है लोग कि एगो तारा देख ले लो तो ओकर जोड़ा लगावो ना तो तुम्हारा संगे अशुभ हो जाए। चाहे बहुत सारा लोग अफवाह भी फैलाया रहता है कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कि ध्रुव तारा को, यानी जो गांव में डाइनी है, छोटे छोटे लोग, हम जब बहुत छोटे थे लोग तो उसको डाइनी कहते थे लोग, डाइन, उसको डाइन बोलते थे लोग, डाइन तारा है, कौन है, डाइन तारा। तो इसी को ध्रुव तारा किया हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है। ठीक है, आई होप कि इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। बस आपके चैप्टर में इतना ही कुछ आपको बताना था।
आपकी जानकारी के लिए था। आपको नक्षत्र भी देखना है तो नक्षत्र हमारे देखने से आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और आपसे वो कभी पूछता भी नहीं जाता है, ये ज्योतिष की चीज़ें हो गई, ठीक है। तो इतना ही, और क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें आपको नक्षत्र भी बता देंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और आप शायद बोर हो गए होंगे पढ़ते पढ़ते। तो नक्षत्र उस क्वेश्चन आंसर वाले में हम नक्षत्र भी करा देंगे, और जो भी मुख्य कुछ और बातें जो छूटी होंगी उसको हम देखकर करा देंगे, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।